जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और कंपनी लॉ में हमने शुरू किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला चैप्टर। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम ये देखने जा रहे हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और मेमोरेंडम एसोसिएशन में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, जो भी है, क्या क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। तो अब जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में, अब मेमोरेंडम को MOA बोलूँगा, ठीक है ना। नाउ MOA में सबसे पहले जो दो चीज़ें हैं जो क्यों इम्पोर्टेंट है, दो रीज़न है। पहला, डोमिसाइल ऑफ द कंपनी, मतलब ये कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, किस जुरिडिक्शन में आ रही है, उसकी लोकेशन। और सेकेंड, ये भी मेंशन होता है कि भाई कौन से रजिस्टर्ड ऑफिस पे, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस कर जो है, कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करना या रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये पता लग जाएगा कि कंपनी यहाँ से ऑपरेट कर रही है, और सेकंड, उसकी स्टैट्यूटरी बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट कहाँ रखे जाएंगे, इसके लिए भी। तो सर, अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में बना लेगी, तो 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस तैयार हो जाएगा। और उस रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भी करेगी, कौन करेगी? रजिस्ट्रार करेगी। रजिस्ट्रार के पास आप एक INC-22 फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। जब भी इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको 30 दिन के अंदर अंदर आप INC-22 जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। मतलब ये कि इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना लो, और उसके बाद उसी दिन से 30 दिन के अंदर अंदर INC-22 फॉर्म फिलअप कर लो अपने रजिस्ट्रार के पास, ताकि उनको पता चले, उनसे वेरिफिकेशन हो जाएगी आपके एड्रेस की। जो फॉर्म है उसके साथ आपको फ़ीस भी देनी है, और उसके बाद टाइटल डीड देना होगा, किस बिल्डिंग को आपने रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया। टाइटल डीड होता है एक तरीके से ओनरशिप, जिससे पता चलता है कि ये किसका है, ये प्रॉपर्टी है किसकी। फिर नोटराइज कॉपी देनी होगी। अगर आपने किराए पे लिया हुआ है तो लीज एग्रीमेंट होता है या रेंट एग्रीमेंट होता है, उसको नोटराइज कराना पड़ता है। नोटराइज कौन करता है? वकील करते हैं, लॉयर करते हैं। तो लॉयर से नोटराइज कराना होगा उस लीज एग्रीमेंट को, फिर वो आपको देना होगा INC-22 फॉर्म के साथ। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है कंपनी के नाम पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो नोटिस है, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज करते हो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी अगर चेंज हुआ है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप उनको बता दोगे। आप रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को बताओगे 15 दिन के अंदर अंदर कि हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ चेंजेस हो गई है। आगे चलते हैं, वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इस क्लॉज में ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, कंपनी क्या काम करने वाली है, क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम का। क्यों? बिकॉज इसमें क्या है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, किस ऑब्जेक्ट की वजह से कंपनी को बनाई गई है, और इसी से पावर भी डिसाइड होता है कि कौन से पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA की, तो ये एक तरीके से टेक्निकली और नेसेसिटी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाना। उसमें रीज़न क्या है, इस ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही पता चलता है कि भाई शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन, उनका पर्पस क्या है। भाई शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही पता चलेगा कि हाँ भैया, मैंने जिस चीज़ के लिए पैसा दिया है, कंपनी के मेमोरेंडम में भी वही लिखा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में यही लिखा होगा। प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर्स, मतलब ये कि भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज से पता चल जाएगा ना कि भाई जिससे, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे आपने माल या फिर गुड्स परचेज किया है उधार पे, फिर उनको पता तो चलेगा कि भाई गुड्स को ये क्या कर रहे हैं, गुड्स इनका बिजनेस क्या है, किस तरीके से, क्या ऑब्जेक्ट है उनका। तो वो क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही पता चलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये कंपनी बनी है या नहीं बनी है। पब्लिक को भी पता चलता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, या उसकी एक्टिविटी, उसके कौन कौन से काम है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्लॉज से पता चल जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज का तीन मेन है रीजन। क्या? पहला,
प्रिवेंशन टू शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फिर प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर को प्रोटेक्शन देना, और पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी ये सर्व कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ कंपनी कैन चूज एनी ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड, कंपनी कोई भी ऑब्जेक्ट या अपने ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ भी लिख सकती है, बट कि मैं ये करूँगा वो करूँगा इस तरीके से, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बताओ आपके ऑब्जेक्टिव लॉ से पता चला मैं हथियार बेचना चाहता हूँ, भाई हथियार तो इलीगल है ना। आपके ऑब्जेक्टिव लॉ से पता चलता है कि आप एनवायरनमेंट को ख़राब करना चाहते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ये, है ना। और तो और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो कंपनीज एक्ट 2013 के अगेंस्ट है। आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में सब कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, और एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस स्टेटमेंट क्या है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना, मतलब क्लियर टर्म्स में सारी चीज़ें, जो स्टेटमेंट जितनी भी चीज़ें होती है मेमोरेंडम में, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, एम्बिगुअस मतलब होता है नॉट क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं जो क्लियर ना हो। इट मस्ट कंटेन द मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप क्या क्या करना चाहते हो वो भी लिखा होना चाहिए। अब है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये क्या है, बिना पावर के काम करना, मतलब ये कि अगर मेमोरेंडम में जो चीज़ लिखी नहीं गई है, जिस काम को करने के लिए बारे में आपने लिखा नहीं है, और फिर भी अगर वो काम करते हो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायर्स मीन्स पावर। किसी भी कंपनी के पास क्या पावर है वो उसके मेमोरेंडम से पता चलेगा, और मेमोरेंडम में जो चीज़ें लिखी गई उसके अगेंस्ट जाके अगर कोई काम करते हो तो उस एक्ट को बोला जाएगा अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड और वायर्स मीन्स पावर, बियॉन्ड दी पावर जाके, ठीक है। और अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलेंगे, वॉइड एब इनिशियो। शुरू से ही बेकार मानेंगे, शुरू से ही गलत मानेंगे, और इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। मतलब ये कि अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत ये कहता है कि अगर मेमोरेंडम में जो चीज़ें नहीं लिखी गई हैं फिर भी अगर आप वो कर रहे हो तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, बियॉन्ड द पावर माना जाएगा, और फिर ऐसी चीज़ें वॉइड एब इनिशियो होंगी, और ऐसे सिद्धांत को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। नाउ द लीडिंग केस थ्रू विच दिस डॉक्ट्रिन वाज इन, ये कौन से ऐसे केसेज हैं जहाँ से ये डॉक्ट्रिन का सिद्धांत आया, वो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केस हटा सकते हो आप, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब चलते हम अपने, ये वाला सारा का सारा केस का ही डिस्कशन है कि कहाँ से ये सिद्धांत आया, आपको केस देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ गए अपने कैपिटल क्लॉज पर। किस पे आ गए, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होगा कि भाई मेरे कितने शेयर होल्डर्स हैं, किन किन ने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं, और कम से कम एक सब्सक्राइबर, जो भी मेमोरेंडम में लिखा होगा कि ये पर्सन, कम से कम एक तो शेयर उसके पास होना ही चाहिए। तो भैया देखो कैपिटल क्लॉज में क्या है, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वो शेयर कैपिटल जितने भी कंपनी के जितने भी शेयर कैपिटल से वो रजिस्टर्ड हैं, और उसके बाद डिवाइड होने चाहिए फिक्स अमाउंट में कि ये व्यक्ति हैं, इनको इतने इतने शेयर्स दिए गए, इस अमाउंट के दिए गए हैं। इस और जिस व्यक्ति या जितने शेयर्स के लिए होल्ड किया जा रहा है, मतलब जितने शेयर कैपिटल के लिए ऑथराइज किया जाता है, कि मान लो तो मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल मान लेते हैं किसी कंपनी की अगर 1 करोड़ है, तो ये जो 1 करोड़ है वो फिक्स करना पड़ेगा, कैपिटल क्लॉज में बताना पड़ेगा कि मेरी मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल है या ऑथराइज शेयर कैपिटल वो 1 करोड़ की है, तो वो यहाँ पे ऑथराइज और नॉमिनल शेयर कैपिटल उसको बोला जाता है। मतलब जिस ऑथराइज कैपिटल के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसको बोला जाता है नॉमिनल शेयर कैपिटल या ऑथराइज। फिर नंबर ऑफ शेयर्स विद ईच सब्सक्राइबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोगों के पास शेयर्स हैं, कम से कम उनके पास एक तो होना ही चाहिए, विच शैल नॉट बी लेस देन 1, मतलब ये कि एक से कम नहीं होने चाहिए, एक सब्सक्राइबर तो जरूर होना चाहिए कैपिटल क्लॉज के लिए। और ओपीसी की बात करें, 1% कंपनी की बात करें, तो जो मेंबर है और इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर जो दूसरा बंदा होगा वो उसका सब्सक्राइबर माना जाएगा।
तो अब आगे चलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में क्या होगी कि नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या है और मेंबर्स के जो लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके लायबिलिटी का क्या नेचर रहने वाला है, कहाँ तक उनकी लिमिटेशन है, क्या लायबिलिटी होगी। अगर देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, अगर मान लेते हैं एक शेयर अगर 10 रुपये का है और शेयर होल्डर ने 5 रुपये पे किए तो उसकी लायबिलिटी बैलेंस के 5 रुपये के लिए बनती है। तो ये चीज़ यहाँ लायबिलिटी, जो भी अनपेड अमाउंट है ना 5 रुपये, अगर शेयर्स का जो अनपेड अमाउंट है उतने के लिए उसकी लायबिलिटी बनती है, वो है लायबिलिटी क्लॉज में लिख दी जाएगी। और इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी गारंटी के द्वारा बनाई गई है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी उतनी हो जाएगी जितनी कि उन्होंने गारंटी दी है। ठीक है ना। अगर वो बोलते हैं कि भाई मैं आपको ये दूंगा, तो वाइंडिंग अप केस में वो सारा असेट कंट्रीब्यूट करना, अगर उसने गारंटी दी कि मैं ये असेट कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनी के लिए, अगर नहीं कर रहे तो अब देना पड़ेगा, यही उनकी लायबिलिटी है। जो ये बोलते हैं कि भैया वाइंडिंग अप के केस में मेरा कॉस्ट और एक्सपेंस होगा, मेरे राइट में से वो खर्चा किया जाएगा, तो ये सारे के सारे उनकी लायबिलिटी क्या बनती है गारंटी के केस में, उस असेट का कंट्रीब्यूट करना जो आपने गारंटी दी है, और जो वाइंडिंग अप कंपनी के केस में आपके खर्चे को भी आपको बेयर करना होगा, ये आपकी लायबिलिटी है। अब चलते हैं एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है कि जो भी जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है, एज पर सेक्शन 2003 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो मेमोरेंडम के जितने भी एसोसिएशन है और सब्सक्रिप्शन क्लॉज हैं, उसमें हर कंपनी के मेमोरेंडम में ये एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज होना ही चाहिए। इसमें एक डिक्लेरेशन होती है किसके द्वारा, सब्सक्राइबर्स कौन है इसके, शेयर होल्डर्स या जिन्होंने साइन कर रखे हैं, है ना। तो वो जो भी हैं, जो कंपनी बनाना चाहते हैं, उनकी एक डिक्लेरेशन होती है कि भैया मैं जो नाम ले रहा हूँ कंपनी का, कंपनी जो मैं फॉर्म बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ, उसकी पूरी की पूरी डिक्लेरेशन होती है। और जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके पास कम से कम एक शेयर्स होने ही चाहिए। फिर वो मेमोरेंडम पे वो सारे सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मतलब ये है कि वो सारे व्यक्ति अपने साइन करते हैं, अटेस्टेड करते हैं, अपने साइन करते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, विटनेस है, वो विटनेस के सामने अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सब्सक्राइब कितने शेयर्स उन्होंने रखे हैं। बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन जिन लोगों ने डिसीजन लिया कंपनी बनाने का, उनके नाम होते हैं, और फिर उन नाम के उसके एड्रेस, उसके सारी डिटेल और उनके साइन भी होते हैं। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में यही है। अब आगे देख रहे हैं हम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर अल्टर किया जाएगा तो क्या होगा, क्या अल्टरेशन, भाई किसी भी, जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर मेमोरेंडम में क्यों नहीं होगी, तो मेमोरेंडम में भी अल्टरेशन होगी। तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कैन बी डन, वो किया जा सकता है। सेक्शन 13 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बोलता है कि अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो जनरल मीटिंग में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो जनरल मीटिंग में, तो फिर ये अल्टरेशन किया जा सकता है। लेकिन अल्टरेशन आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। अल्टरेशन किसको बताओगे आप, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताओगे। अब अल्टरेशन देख लेते हैं किस किस में अल्टरेशन अलाउड है। अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, नाम के क्लॉज में अल्टरेशन चाहते हो तो चेंज ऑफ नेम, नाम को चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, और स्पेशल रिजोल्यूशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के बाद ही नाम में बदलाव हो सकता है। हाउएवर कोई भी अप्रूवल, नो सच शैल बी रिक्वायर्ड विद द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इज जस्ट द एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट और पब्लिक। मतलब सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक ऐड करने की वजह से कोई भी जरूरी नहीं है, आपको अप्रूवल लेने की फिर जरूरत नहीं है। सेकेंड, चेंज ऑफ नेम नॉट अलाउड। रूल 29 कहती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन 2014 की जो नाम है वो बदला नहीं जाएगा कंपनी का, विच डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनी अदर डॉक्यूमेंट ड्यू टू फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, और विच हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट। मतलब जिस नाम से आपने सारी चीज़ें एनुअल रिटर्न और भर दी हैं, उस पर तो नाम नहीं बदला जाएगा, वो तो नाम उसी नाम से रिटर्न रहेंगी। मतलब ये कि आप जहाँ से आप आगे कर रहे हो चेंज, वो आगे की बात होगी, लेकिन जिसमें आपने एनुअल रिटर्न भर दिया, जिसमें आपने डिपॉजिट, डिवेंचर्स, इंटरेस्ट, ये सब आपने सब्सक्राइब कर लिए, लोगों को इशू कर दिए, तो नाम वही रहेगा, उसमें नाम नहीं बदलेगा। नाउ चेंज ऑफ नेम बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी नाम बदला जा सकता है। यस, बदला जा सकता है अगर कंपनी रजिस्टर्ड विद आइडेंटिकल नेम, अगर कंपनी के नाम में कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, बस आइडेंटिकल ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखती है कि हाँ भाई ठीक है, कोई पुराना नाम और नए नाम में कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ज़्यादा बिल्कुल अलग से अपोजिट ही नहीं है, बिल्कुल सेम सी चीज़ें लग रही है, तो फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी नाम बदला जा सकता है जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है आइडेंटिकल नाम से। इफ़ दो इनवर्ट और अदरवाइज कंपनी रजिस्टर्ड बाय a name which in the opinion of central government is identical with two or nearly resembles name of existing company, मतलब जो कंपनी बना रही है, जो कंपनी बन गई है, उस कंपनी का नाम अगर किसी और कंपनी से सिमिलर लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन करेगी कि भैया तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि ये तुम्हारे सिमिलर सी लग रही है पिछली कंपनी या जो ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है उससे। तो ऐसे केस में फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही अपना नाम बदला जा सकता है। कंपनी रजिस्टर्ड विद नेम आइडेंटिकल टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, आप कंपनी ऐसे नाम से रजिस्ट्रेशन ले रही है कि किसी का जो ट्रेडमार्क है, ऑलरेडी किसी कंपनी का जो ट्रेडमार्क है उससे सिमिलर नाम लग रहा है। मतलब क्या हुआ, जब हमने नाम चेक किया तो नाम तो ठीक है जी, नाम मिल गया, क्योंकि ट्रेडमार्क तो जनरली अलग ही होता है ना। जरूरी नहीं कि जो आप ट्रेडमार्क देख रहे हो उसी कंपनी से उसका नाम भी है, ट्रेडमार्क अलग होता है। तो जब ट्रेडमार्क अलग है तो ट्रेडमार्क तो नाम में मिल जाता है, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है यार नहीं, ट्रेडमार्क से सिमिलर लग रही है इसके कंपनी का नाम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है और आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको चेंज करना पड़ जाएगा नाम। तो इसके लिए आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करके भी काम चल जाएगा। नाउ डिफ़ॉल्ट, अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, ठीक है ना, डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया और अगर डिफ़ॉल्ट करते हो तो 1000 पर डे की पेनल्टी है, और अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो सारे ऑफिसर जो डिफ़ॉल्ट में हो गए सबको 5000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आगे देख रहे हैं इशुएंस ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो इशू किया जाएगा, कब किया जाएगा, जब भी नाम बदलेगा तो रजिस्ट्रार को नोटिस में देना पड़ेगा, और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 15 दिन के अंदर अंदर उस नए नाम के साथ आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी। और रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा, आप जो रिक्वेस्ट करोगे INC 24 में, और जो नया INC 24 बेसिकली फॉर्म का नाम है, और जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलेगा वो INC 25 में मिलेगा। फॉर्म नंबर INC 25 में आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नाउ राइट एंड ऑब्लिगेशन रिमेन अनअफेक्टेड। जो राइट और ऑब्लिगेशन है अदर लोगों की, नाम में बदलाव होने से किसी और की राइट और ऑब्लिगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ बेसिकली नाम में बदलाव देख रहे थे हम, अगर नाम में अल्टरेशन की ज़रूरत है तो क्या होगा। नाउ नेक्स्ट है अपना अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और डोमिसाइल क्लॉज। अब आप किस में बदलाव चाहते हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला क्लॉज है, डोमिसाइल वाला क्लॉज है, उसमें अगर बदलाव चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा। जैसे कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में है, टाउन में है या विलेज में है, एक तो ये हो जाएगा, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एक टाउन से दूसरे टाउन में लेकिन स्टेट सेम है, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं। तो 3 टाइप की अमेंडमेंट हो सकती है रजिस्टर्ड ऑफिस या डोमिसाइल क्लॉज में। पहला है कि आप सेम टाउन, सेम सिटी, सेम विलेज में रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे हो, या फिर एक टाउन से दूसरे टाउन में लेकिन स्टेट सेम है, और तीसरा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ऐसे 3 केसेस के लिए हमें क्या करना होगा। जो फर्स्ट 2 केसेस हैं, मेमोरेंडम नीड नॉट बी अल्टर्ड एज it is the name of the state which is mentioned in the registered office clause and not the town, village और address of the company। तो भैया पहले के 2 केसेस के लिए तो आपको अल्टरेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम में सिर्फ स्टेट मेंशन होता है। अल्टरेशन की ज़रूरत कब है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको अल्टरेशन करने की ज़रूरत है। तो क्या करें सर, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दो 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अल्टरेशन की ज़रूरत नहीं है। और अब एक टाउन से दूसरे टाउन में लेकिन सेम स्टेट में जा रहे हो, ठीक है ना, फ्रॉम टू अनदर, तो फिर इस केस में पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और फिर रीजनल डायरेक्टर को कंफर्मेशन देना होगा। किसको कंफर्मेशन देना है, रीजनल डायरेक्टर को कंफर्मेशन देना होगा।
आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें इतनी नहीं देखनी है, बस एक टाउन से विलेज और सिटी से दूसरे में जा रहे हो तो बस रीजनल डायरेक्टर को आप बता दो, अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ें बता दो, ये आपको इतनी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस आपका बदल रहा है तो फिर क्या करें? उसमें सिर्फ सेंट्रल स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन तो करना ही करना है 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कंफर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? आपको कंफर्मेशन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए। तो आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया मैं अपना एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और रूल 30 ऑफ जी कंपनीज रूल 2014 है, उसमें आप INC 23 फॉर्म फिल करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए, और जो मेमोरेंडम है उसमें अल्टरेशन प्रपोज करोगे। उसके बाद जनरल मीटिंग के मिनट्स देखोगे, उसमें रिजोल्यूशन में लिखोगे कि अल्टरेशन पास हो गया है, वोट फेवर में आया है, और फेवर में रहा है तो इसलिए हम नाम सॉरी एड्रेस चेंज कर रहे हैं। और कॉपी जो रिजोल्यूशन का है, अप्रूवल रिजोल्यूशन में जो अप्रूवल मिला है उसकी भी कॉपी शेयर करनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, उसके नाम, एड्रेस और अमाउंट कितना ड्यू है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा रहे हो। और फिर एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, और इस पर कम से कम 2 डायरेक्टर, मतलब कंपनी सेक्रेटरी प्लस 2 डायरेक्टर के साइन होंगे। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए और दूसरा फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये एफिडेविट भी साइन करना होगा। फिर एक एफिडेविट साइन करना होगा डायरेक्टर्स का, जिसमें बताना होगा कि नो एम्प्लॉय शैल बी रिट्रेंच, कोई भी एम्प्लॉय जिसको निकाला नहीं गया है, सारे बंदे काम कर रहे हैं, बस रजिस्टर्ड ऑफिस एक राज्य से दूसरे राज्य में हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये आपको एफिडेविट में बताना पड़ेगा। और ये एक्नोलेजमेंट भी, एक कॉपी ऑफ एक्नोलेजमेंट गिवन बाय रजिस्ट्रार और चीफ सेक्रेटरी आपको एक एक्नोलेजमेंट दे देगी कि हाँ भाई ठीक है, अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसके साथ तुम अभी सिचुएटेड हो फाइलिंग एप्लीकेशन, मतलब आप एप्लीकेशन फाइल करते टाइम जहाँ भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको आप कहाँ प्रपोज कर रहे हो, उसके लिए जो एप्लीकेशन दोगे उसकी एक्नोलेजमेंट भी आपको मिल जाएगी रजिस्ट्रार और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। नाउ एटलीस्ट 30 days बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना, एप्लीकेशन फाइल होने से पहले आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। जब आप 30 दिन का टाइम है ना, 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देना है गवर्नमेंट को कि भाई INC 23 फॉर्म में कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, एडवर्टीजमेंट भी देनी होगी इंग्लिश में न्यूज़पेपर में, और जो भी एक वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर होगा, और रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ भी है उसके डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट भी करना पड़ेगा कि भाई इस कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया है। और फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू एक्नोलेजमेंट भी चाहिए कि हमने सेबी को भी बता दिया है, क्रेडिटर्स को भी बता दिया, डिवेंचर्स होल्डर्स को भी बता दिया, हमने सबको बता दिया। ऐसा ना होना कि भाई आप फ्रॉड कर रहे हो, कंपनी का नाम ही, मतलब कंपनी का लोकेशन ही चेंज हो गया, तो वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हो रही है किसी पार्टी से, कोई बंदा अगर आपके चेंज को लेकर ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी ये सारी की सारी बातें। जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कंपनी जो है एप्लीकेशन दे सकती है बिना हियरिंग के। अगर ऑब्जेक्शन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाएगी, भाई आओ बताओ क्यों हम तुम्हारा चेंज करें। और अल्टरेशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर कर देगी कि सभी का कंसेंट मिल गया है, क्रेडिटर भी मान गए, डिबेंचर होल्डर भी मान गए, इसके जितने भी जिन से इसने लोन लिया है सब मान गए कि भाई ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई है, अब अल्टरेशन कंफर्म कर देगी कि चलो जी अब अल्टरेशन अलाउड है मेमोरेंडम में जो एड्रेस क्लॉज है उसमें तक। फिर कंपनी शैल नॉट बी अलाउ शिफ्ट टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इफ एनी इंक्वायरी और एनी सूट इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। अगर कोई इंक्वायरी और कोई केस अगर पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट में तो ये शिफ्ट नहीं कर सकते अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। ये तो आपने जनरली भी देखा होगा, किसी बंदे को अगर बेल पर रिहा भी करते हैं तो बोल देते तुम विदेश नहीं जा सकते, तुम इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे ही कंपनी के अगर कोई अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं कर सकते हैं। और अब जिस 30 दिन के अंदर तो आप एप्लीकेशन दोगे अल्टरेशन का, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अल्टरेशन कंफर्म करेगी, सारी कंडीशन देख लेगी 60 दिन के अंदर अंदर। 60 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टरेशन कंफर्म कर देगी। और फिर क्या करेगी, अ कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऑर्डर आया है वो आप अपने रजिस्ट्रार के सामने जाओ, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करो उस एप्लीकेशन को।
रजिस्ट्रार को कि भई सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गई है, और वो जो फाइल करोगे वो INC 28 फॉर्म है। ठीक है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ये जो अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज है दोस्तों, ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन को समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।